हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जैसे कि आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की जो एग्जाम होने वाली है अभी अभी आपके जून के अंदर एग्जाम है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की। इसके लिए अपन ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर अपन ने आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं यूनिट वाइज। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी अपना जो मेन टारगेट इन क्वेश्चन सीरीज का वो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्जाम। इससे पहले अपन ने आपके इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन सोल्व किए। ठीक है, कल लास्ट सेशन इसका अपलोड किया था। इंपॉर्टेंट 200 एमसीक्यू हैं, जिसके साथ साथ आपके यहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस के साथ डिटेल में जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है, उन सबको अपन यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं ताकि क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी थ्योरी का रिवीजन भी हो। इसी के साथ अपन ने कंप्लीट किया एनिमल टेक्सोनॉमी के 200 क्वेश्चंस। और इसके अलावा बाकी तो क्वेश्चन सारे बहुत सारे करवा रखे हैं प्ले लिस्ट के अंदर, वहां से आके देख सकते हो। लेकिन जो अभी स्पेसिफिकली अपन लास्ट में रिवीजन सीरीज के तौर पर जिनको स्टार्ट किया है वो ये वाले सेशन है। ठीक है, तो इकोलॉजी और एनिमल टेक्सोनॉमी के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। एक बार आप जाके प्लेलिस्ट में देखना, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे क्वेश्चंस अपन अपलोड कर रहे हैं। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेल बायोलॉजी के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको देखते हैं। इसके साथ में अपन जो इंपॉर्टेंट यहाँ से टारगेट रखेंगे 150-200 क्वेश्चन सेल बायो के ऊपर हम कंप्लीट कर लें, जिनसे ताकि आपके एग्जाम के लिए थोड़ा वापस सेल बायो का भी आपका थोड़ा सा रिवीजन वगैरह हो जाए। ठीक है, काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे कि सर इथोलॉजी के जो 2-4 टॉपिक है उनके समरी वीडियो अपलोड करो। तो जल्दी अपना टारगेट रहेगा कि आपके इथोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट जो 3-4 कॉन्सेप्ट हैं एनिमल बिहेवियर के, उनके अपन समरी वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि आप एग्जाम टाइम पे उनको देखे जाओ। और इसी के साथ फिर अगला टारगेट रहेगा अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी के बूस्टर सीरीज लेके आएंगे, जिसके अंदर जैसे अपन का एक दिन का टॉपिक लेंगे, जैसे आपके रेस्पिरेशन लेंगे, और रेस्पिरेशन के अंदर 40-50 मिनट की क्लास के अंदर जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, बस 40-50 मिनट की क्लास में उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपका मेन वाइल पर्पज यही है कि आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सही होना चाहिए। वो कैसे कर रहे हो, आप थ्योरी कंप्लीट पढ़ के कर रहे हो, लास्ट टाइम रिवीजन करके कर रहे हो, मीनवाइल अपना पर्पज ये है कि आपके क्वेश्चन सही हो। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस तो काफ़ी वाइड है, ठीक है, बहुत लार्ज स्केल पे होंगे, इतनी जल्दी तो अपन कर नहीं पाएंगे। तो अपना यही रहेगा कि अपन उनकी थ्योरी को रिवाइज कर लेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं मेन अपना फोकस रहेगा क्वेश्चन राइजिंग स्टेटमेंट्स पर, तो उनको भी अपन सोल्व करेंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाना, वहाँ पे इकोलॉजी और एनिमल टेक्सोनॉमी क्वेश्चंस देखना। जिसको लिंक नहीं मिल रही है वो मुझे मैसेज करना, मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दूंगा। सो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं सेल बायो का। पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पूछ रहा है कि इनकरेक्ट बताना। एक तो एग्जाम में ध्यान रखना, आरपीएससी के अंदर जहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं वो करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट। ठीक है, इनका आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि अपन क्या करते हैं जल्दबाजी के अंदर इनकरेक्ट देख लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इनकरेक्ट से पहले नोट लिखा होता है। तो अगर सिंपल यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे सिर्फ आपको जो गलत बात है वो बतानी है। ठीक है, लेकिन कई बार अगर इससे पहले नोट लगा दिया तो मतलब कि यहाँ पे नोट इनकरेक्ट कौन सी है, दैट मीन्स करेक्ट कौन सी है। तो इन चीजों के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ही सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखो, यूकेरियोटिक सेल है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, सही बात है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का जो मेजर कैरेक्टर है वो यही आप न्यूक्लियाई के बेस पे। ठीक है, सेकंड बोल रहा है द न्यूक्लियस इज द मेन एरेना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज इन सेल। यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये बोल रहा है कि आपकी जो सेल्युलर एक्टिविटी है मोस्ट ऑफ वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगी, वो होगी आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, एरेना का मतलब था जोन, स्पेसिफिक लोकेशन कौन सी है। ठीक है, चाहे प्लांट सेल की बात करो चाहे एनिमल सेल की बात करो, जितनी भी इंपॉर्टेंट सेलुलर एक्टिविटी है वो सारी की सारी यहीं पे होगी। तो आपका स्टेट नंबर सेकंड है ये आपका गलत है। थर्ड बोल रहा है आपके राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, सही बात है, राइबोसोम है वो आपके क्या है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। इसका आपको ध्यान रखना, जैसे आपका राइबोसोम है, सेंट्रियोल है, दोनों के दोनों के आपके नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो स्टेटमेंट ए सही है, बी सही है। डी बोल रहा है सेल डिफर इन साइज शेप एक्टिविटी, सही बात है, सारी की सारी सेल आपकी आइडेंटिकल नहीं है, सबकी साइज साइज अलग है, शेप भी अलग है, फंक्शंस भी अलग है, तो सारी की सारी सेल आपको आइडेंटिकल नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी तो सही है, और यहाँ पूछा इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ का राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं साइटोप्लाज्म है इसका आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज इनकरेक्ट। यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट बताना है। लाइसोसोमल एंजाइम वर्क एट एसिडिक पीएच, सही बात है, जो लाइसोसोम आपका उसकी जो पीएच की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो पीएच 5 इसका ध्यान रखो, और यह काम करते हैं आपके एसिडिक पीएच पे। तो स्टेट नंबर फर्स्ट तो सही है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है ईआर ऑफन शोज राइबोसोम अटैच्ड टू द इनर सरफेस। ठीक है,
ऑप्शन नंबर थर्ड देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए मेजर साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस। अब देखना, देखो आरईआर मतलब राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ये बात भी सही है। एसईआर है मतलब यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम आपके लिपिड फॉर्मेशन का, ये भी बात सही है। सेकंड देखो, ईआर ऑफन शो राइबोसोम, बात बोल रहा है कि ईआर के ऊपर राइबोसोम अटैच है टू इनर सर्फेस, इनर नहीं होगा आउटर होगा, यहाँ से इस बात को समझना है। तो यहाँ से क्या हो गया कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इनकरेक्ट है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो इस क्वेश्चन से कितनी सारी बातें क्लियर हो गई, तो इसलिए थोड़ी जो क्वेश्चन है इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, तो थोड़ा एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन सीरीज अपन ने स्टार्ट कर रखी है, मेजर टारगेट अपना यही है कि आपका एग्जाम तक थोड़ा सा रिविजन वाला सेशन कंप्लीट हो, उसके अकॉर्डिंग अपन ने सेशन कंडक्ट किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है द प्लेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, सिंपल वर्ड में ये कह सकते हो आपकी ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन की जो प्रोसेस है वो होती है आपकी गोल्जी बॉडी के अंदर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस है या ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होगा आपका गोल्जी बॉडी के अंदर। और गोल्जी बॉडी के जो स्ट्रक्चर की बात करें तो किससे मिलकर बनती है, एक तो होता है इसके अंदर सिस्टर्नी, ठीक है, एक होता है आपके ट्यूब्यूल्स, ठीक है, एक होगी आपकी वेसाइकल्स, तो इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो मेजर हो गया आपका कि जो ग्लाइकोसाइलेशन का काम है वो कहाँ पे होगा आपके गोल्जी बॉडी के अंदर। और जो सबसे पहली बार आपके गोल्जी बॉडी को जिन्होंने ऑब्जर्व किया था वो कौन थे आपके, कैमिलो गोल्जी। ठीक है, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर फोर है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आर फाउंड इन, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आपको कहाँ मिलेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स का मतलब वो वाले एंजाइम जिसके अंदर आपके जो एटीपी फॉर्मेशन वगैरह है, ठीक है, सेलुलर एक्टिविटीज वगैरह के सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो प्रोसेस पाई जाती है, तो ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाएंगे आपके किसके अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम आते ही, एटीपी प्रोडक्शन का नाम आते ही माइंड में चीज आती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सिंपल सी बात है, जो आपके ऑक्सीडेटिव एंजाइम है वो कहाँ पाए जाएंगे आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया को अपन स्टैंड करते हैं, ये क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ है, वहाँ पे स्टैंड कौन सा काम आता है, जेनस ग्रीन बी। बाकी सारी चीजें तो मिल जाएगी हर जगह, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है इसको साथ में नोट करके जाना कि जेनस ग्रीन बी जो है वो आपके काम आता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टैंड करने के लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है आपका, डबल यूनिट मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर भी है और इनर मेम्ब्रेन भी है। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एंजाइम अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 है सेंट्रियोल हेल्प इन, सेंट्रियोल का काम क्या होगा, सेंट्रियोल का काम है बेसिकली आपके, एक चीज ध्यान रखो सेंट्रियोल को, एक तो ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है, प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होगा, एक चीज तो ये ऐड करो इसमें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, ठीक है, एब्सेंट इन प्लांट सेल, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनली है जो प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट है। दूसरी चीज, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है, कार्ट व्हील जैसी, ये क्वेश्चन भी आरपीएससी में बहुत बार आता है। तो जो बेसिकली आपके जो सेंट्रल का काम है वो होता है आपके स्पिंडल फॉर्मेशन का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अपने 5 हो गए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। और ये क्या होता है, मेम्ब्रेनलेस है, ये भी ध्यान रखना, सेंट्रल क्या आपके मेम्ब्रेनलेस। क्वेश्चन नंबर 6 वही आ गया, कार्टविल स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय, तो कार्टविल स्ट्रक्चर कौन सी होगी आपकी, सेंट्रियोल। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है MDR1 was initially identified for multi drug resistance in cancer cell, तो जो आपका MDR है, ठीक है, जिसका इनिशियली जो काम आता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए, ये आपको कहाँ मिला था। तो ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चंस क्या है, थोड़े जैसे कई बार होता है कि CSIR की बी पार्ट जैसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं आरपीएससी में, तो इनका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि MDR1 was initially identified for multi drug resistance in which cell, तो कौन सी सेल थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। तो देखो जो आपका MDR1 है इसका मतलब, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है एक तो, ठीक है, और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है आपका, ATP बाइंडिंग एसिड से, ABC से। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, रोल इन पंपिंग ऑफ जिनोबाइटिन।
और ये सबसे पहले आपको मिला था लंग सेल के अंदर, ठीक है? तो लंग कैंसर सेल थी, उसके अंदर इसको फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफेक्टिव सीएफटीआर प्रोटीन इज रिस्पांसिबल फॉर, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो जो आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उसके लिए जो डिफेक्टिव प्रोटीन रिस्पांसिबल है वो आपको कौन सी? सीएफटीआर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें यहाँ पे, एक से ये बोल रहा है कि जो आपके टेट्राटॉक्सिन है, ठीक है? टेट्राटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय पफर फिश बाइंड विथ व्हिच चैनल एंड ब्लॉक इन आयन मूवमेंट, ठीक है? जो आपके अलग-अलग चैनल है, जैसे सोडियम चैनल है, क्लोरीन चैनल है, ठीक है? अलग-अलग जो चैनल है, इनके अंदर आपके जो एक इन्हिबिटर है टेट्राटॉक्सिन, ठीक है? ये कौन से चैनल से बाइंड होगा? तो ये सोडियम चैनल के साथ बाइंड होने के बाद में उसको क्या करेगा? उसके अंदर जो आयन मूवमेंट है, उसको क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ईच क्लेथरिन कंसिस्ट ऑफ कॉपीज ऑफ हेवी एंड लाइट चेन, ठीक है? जो आपके कलेक्शन होते हैं उसके अंदर कितनी कॉपी पाई जाएगी, जिसके अंदर टोटल हेवी और जो लाइट चेन होती है, तो ये टोटल कितने का होता है आपके? 3 का। तो यहाँ पे कितनी कॉपी पाई जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, 3 कॉपी, जिसके अंदर हेवी भी होगी और लाइट चेन भी होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर की, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन इंट्रासेल्युलर बाउंड कंपार्टमेंट, ठीक है? सेकंड बोल रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम आर ट्रांसलेटेड फॉर ट्रांसलेशन। लेकिन अब यहाँ से देखना चीज़ों को। ऑप्शन नंबर बी और सी देखना। देखना इसमें बोल रहा है कि जिस प्रोटीन का निर्माण आपके राइबोसोम पे हो रहा है, उनका आगे जो ट्रांसलोकेशन है, वो साथ-साथ ही होगा। को का मतलब होता है साथ-साथ होना, ठीक है? तो ये बात भी सही है कि जो आपके राइबोसोम के साथ में जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है, वहाँ पे जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, उसके अंदर प्रोटीन का आगे जो ट्रांसलोकेशन है, वो साथ-साथ ही होता रहेगा ट्रांसलेशन के साथ ही। बाद में नहीं होगा, पोस्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम, ठीक है? ऊपर था मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम की बात होगी तो साथ-साथ ट्रांसलोकेशन होगा। लेकिन अगर बात कर रहे हैं कि मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम, तो यहाँ पे को नहीं होगा, यहाँ पे पोस्ट होगा, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो रहा है? इनकरेक्ट हो रहा है। देखो, पहली बात है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपके सिंगल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कौन-सी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि जिस प्रोटीन का निर्माण मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम से हो रहा है, उसका ट्रांसलोकेशन साथ-साथ होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन के साथ ही होगा। जैसे बनती जाएगी आगे ट्रांसलोकेट होती रहेगी। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि जिस प्रोटीन का निर्माण मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम पे हो रहा है, उसका आगे ट्रांसलोकेशन साथ-साथ होगा। साथ में नहीं होता, वो बाद में होगा, ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद में। इसलिए यहाँ पे क्या है, जो को है यहाँ पे पोस्ट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके, कार्डियोलिपिन इज फाउंड इन, तो जो आपके कार्डियोलिपिन है, ये पाया जाएगा आपके किसके अंदर? आपके इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के उसके अंदर पाया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखो। राइट आंसर क्या होगा आपके? ऑप्शन नंबर डी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? फॉस्फोलिपिड है, ठीक है? इसके अलग-अलग फंक्शन होते हैं, जैसे आपके एपोप्टोसिस वगैरह में भी काम आता है, प्लस इसके साथ में जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर वगैरह है, उसकी स्टेबिलिटी वगैरह के काम आता है, ठीक है? सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाइड्रोजिनोसोम्स इन सम प्रोटिस्ट वर्क लाइक, ठीक है? हाइड्रोजिनोसोम्स क्या होते हैं? ये एक तरह का माइटोकॉन्ड्रिया ही है, उसकी जैसी स्ट्रक्चर है प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है? वहाँ पे जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, लेकिन उसके सिमिलर माइटोकॉन्ड्रिया जैसी स्ट्रक्चर पाई जाएगी, और उसके काम वहाँ पे क्या होगा? एटीपी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजिनोसोम कैसी स्ट्रक्चर है? आपके प्रोटिस्टा के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, वैसी सिमिलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजिनोसोम, और इसका काम भी क्या होगा यहाँ पे? एटीपी फॉर्मेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपके कि एंजाइम कैटालेज इज फाउंड इन, तो एंजाइम कैटालेज है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तो यूनिक क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आया हुआ है। तो कहाँ पाए जाएंगे? आपके पेरोक्सिसोम के अंदर, ठीक है? और ये कैटालाइज करते क्या है? डिग्रेड H2O2, जो आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इन वाटर और ऑक्सीजन, ठीक है? और प्लांट्स के अंदर अगर पेरोक्सिसोम की बात करें तो किसमें काम आता है? फोटो रेस्पिरेशन के भी। तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेरोक्सिसोम। तो 14 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सॉरी सी, पेरोक्सिसोम।
ठीक है, ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन है, तो आप जहाँ से 3-4 चीज़ें क्लियर होती है कि प्रोक्सिसोम के अंदर एंजाइम कौन से है, कैटालिस एंजाइम है। कैटालिस का काम क्या है, आपके जो पेरोक्साइड है उसके मेटाबॉलिज्म का। दैट मीन्स आपके जो H2O2 है उसको वाटर और ऑक्सीजन के अंदर डिग्रेड करेगा, ठीक है। दूसरी बात ये फोटो रेस्पिरेशन काम आता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ऐड करो, जो आपके पेरोक्सिसोम है इसका एक काम हो रहा है बीटा ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ से एक साथ 3-4 चीज़ें क्लियर हो रही है। सो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है पेरोक्सिन आर प्रोटीन्स इन्वॉल्वड इन बायोजेनेसिस। ऑफ बायोजेनेसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन। तो पेरोक्सिन नाम से पता चलता है कि ये किस ऑर्गेनेल का निर्माण करेगी, पेरोक्सिसोम का, तो ये ध्यान रखो, ठीक। पेरोक्सिन आर प्रोटीन इन्वॉल्वड इन बायोजेनेसिस ऑफ पेरोक्सिसोम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों साथ में लिखते हैं। एक तो आपके कैलनेक्सिन और प्लस एक आपके कैल रेटिकुलिन, दोनों के दोनों आपके हैं जो कैल्शियम बाइंडिंग जो लेक्टिन है वो, ठीक है। तो ये आपके जो कैलनेक्सिन है और कैल रेटिकुलिन है, ये क्या आपके कैल्शियम बाइंडिंग लेक्टिन है। तो कहाँ पे है, ईआर के अंदर। अब इसके अंदर शायद ऑप्शन के अंदर, एक सेकंड, यहाँ पे कैल्शियम करो, 16 में भी और 17 में भी। तो 16 का क्वेश्चन है कि कैलनेक्सिन आर कैल्शियम बाइंडिंग लेक्टिन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, राइट आंसर क्या हो गया, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कैल रेटिलिकिन, तो ये भी कौन सी आपकी कैल्शियम बाइंडिंग लेक्टिन है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए थोड़ा इसको करेक्ट करना पड़ेगा। सो कैलनेक्सिन और कैल रेटिलिकिन दोनों के दोनों क्या आपके कैल्शियम बाइंडिंग लेक्टिन है। यहाँ पे कैल्शियम ऑप्शन में है नहीं, तो इसको ऐड किया ऑप्शन नंबर दोनों के अंदर, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप सिंपल ध्यान रखो, कैलनेक्सिन और जो कैल रेटिलिकिन है, दोनों के दोनों क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग लेक्टिन। सो राइट आंसर यहाँ पे कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इन ईआर ल्यूमन इज डन बाय, ठीक है। प्रोटीन फॉर्मेशन के बाद में जो उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है आगे की, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है ईआर के अंदर जो ल्यूमन में होगा, ठीक है, तो वो किसके द्वारा होता है, वो आपके प्रोटीन जो एंजाइम है पीडीआई, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, इसके द्वारा आपके क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है विच सेल ऑर्गेनली इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द सेल शेप एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। ऐसी कौन सी ऑर्गेनली है जिसका काम आपके सेल की शेप को मेंटेन रखना है, एक तो दूसरी चीज उसके साथ में है वो आपकी जो सेल है उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगी। तो ये अगर नाम आ रहा है, सिंपल ध्यान रखो, सेल शेप और स्ट्रक्चरल सपोर्ट की बात आती है, आंसर होता है यहाँ पे ईआर, ठीक है। ये सारे काम किसके, ईआर के। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ठीक है, ये कितनी है, एक तो रफ है आरईआर जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, ग्रेनुलर है। एक आपके एसईआर जहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, जो आरईआर है इसका जो मेन कंपोजिशन होता है मोस्टली होता है सिस्टर्निक, और जो एसईआर है उसका होता है बेसिकली ट्यूब्यूल्स। क्योंकि जो आपके ईआर है इसकी फॉर्मेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो एक तो इसके अंदर होगा सिस्टर्निक, साइकल्स और ट्यूब्यूल्स। तो एससीआर के अंदर जो मेनली पार्ट पाया जाएगा सिस्टर्निक का, सॉरी, आरईआर के अंदर जो मोस्टली पार्ट है वो आपके सिस्टर्निक है, और जो एससीआर है उसके अंदर आपके ट्यूब्यूल्स का। और आरईआर का काम क्या है, आपके प्रोटीन सिंथेसिस और सीक्रेशन, ठीक है। ऐसे आरईआर का काम प्रोटीन फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन। एससीआर की बात करें तो एससीआर का काम आपके ग्लाइकोजन और लिपिड मेटाबॉलिज्म और आपके जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स है उनका फॉर्मेशन। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है विच ऑफ द सेल ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स दैट सेल नीड्स टू सर्वाइव, ठीक है। कुछ कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर आपके सेल को सर्वाइव करने के लिए जो स्टोरेज फूड है वो रिक्वायर्ड होता है। जैसे कौन सी ऑर्गेनली है जिसके पास ये सारी चीजें आपकी स्टोर रहती है, तो वो नाम आता है आपके वैक्यूल्स का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 21 की बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन की, ठीक है। व्हीकल्स की अगर और यहाँ पे बातें करें थोड़ी सी, एक तो व्हीकल्स का काम है आपके स्टोरेज का, फिर एक पीएच मेंटेन करती है। तो एक तरह का क्या होता है, एम्प्टी खाली जगह होती है एक तरह की, ठीक है। और ये आपके टारगेट प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, इसके अंदर भी कुछ लाइसोसोम की तरह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाएंगे, ठीक है। स्टोर क्या करती है ये, जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह है उनको, ठीक है, और कंटामिनेशन को रोकती है। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपके, ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 21 है
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज फाउंड इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल। अभी ऊपर बात की थी जो आपके सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 22 है, विच वन ऑफ देम इज इन्वॉल्व इन फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। तो वही बात है, एसईआर की बात कर रहा है, लिपिड फॉर्मेशन मतलब एसईआर, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 23 है, विच ऑर्गेनली सर्व एज मेजर पैकेजिंग रीजन्स फॉर मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। सेल के अंदर जो अलग अलग लोकेशंस पे जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पैकेजिंग कहाँ पे होंगी, तो ये सारा काम होता है आपकी गोल्जी बॉडी के अंदर। जितनी भी ऐसी प्रोसेसिंग है ये सारी होगी आपकी गोल्जी बॉडी के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल के अंदर यहाँ पे आपके कौन सा कैरेक्टर नहीं पाया जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखो कैंसर सेल के अंदर एक चीज तो जो कॉमन बार बार क्वेश्चन बनता है वो एक तो कि उसके अंदर डिवीजन कौन सा होता है अनकंट्रोल, तो वो होता है अनकंट्रोल माइटोसिस। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे दे रखा है मियोसिस, क्योंकि आपके अनकंट्रोल माइटोसिस होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर, देखो सेल मोटिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है वो बंद हो जाएगा। एपोप्टोटिस तो कैंसर के अंदर बिल्कुल ही बंद होगा। ठीक है, एपोप्टोटिस अगर होता तो कैंसर का काम नहीं होता, तो एपोप्टोटिस इस कंडीशन के अंदर बिल्कुल बंद है। सो यहाँ पे क्या होगा, आपके अनकंट्रोल मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके 25, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के अंदर जैसे आपके इंटरफेज के अंदर अलग अलग स्टेज है, G1, S, G2, M, चार पाई जाती है जिसका अलग अलग काम होता है। एस का तो बार बार क्वेश्चन आता है, एस फेज का काम आपके रेप्लिकेशन का। देखो जीवन का बेसिकली काम है एक तो आपके नाइट्रोजन जो बेस है उनके फॉर्मेशन का। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आता है। एस का काम हो गया आपके रेप्लिकेशन का। ठीक है, तो बाकी जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह है, एमआरएनए सिंथेसिस वो होगा आपके G2 के अंदर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है बार बार। ठीक है, अब ये जो हिस्टोन का काम है, एक क्वेश्चन बनता है बार बार कि हिस्टोन प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो देखो हिस्टोन के अंदर क्या है, जो आपकी लोअर यूकेरियोट है, लोअर यूकेरियोट के अंदर क्या होता है, 50% हिस्टोन तो बनेगी एस फेज के अंदर और 50% बनेगी आपके बाद में जीवन के अंदर। तो पहले 50% जीवन के अंदर और 50% आपके एस के अंदर। लेकिन जो हायर यूकेरियोट है, हायर यूकेरियोट के अंदर टोटल हिस्टोन का निर्माण होगा आपके एस फेज के अंदर। ठीक है, हायर यूकेरियोट की बात करें तो कहाँ पे होगा आपके एस फेज के अंदर। और लोअर की बात करें तो लोअर के अंदर जीवन के अंदर होगा 50% और एस के अंदर होगा 50%। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो इसके अंदर स्टेज कौन सी आती है, पहले जीवन आती है। ठीक है, जिसके अंदर आपके अलग अलग जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आपको अलग अलग आरएनए वगैरह चाहिए। ठीक है, जो भी रफ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो सारा का सारा आएगा जीवन पेज से। तो पहले आएगी आपकी जीवन पेज, उसके बाद जैसे ही आपका एस आएगा जहाँ पे आपके रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रल का डिवीजन होगा, स्टोन का सिंथेसिस होगा, तो जीवन के बाद आएगी आपकी एस। एस के बाद में आती है आपकी G2 जिसके अंदर आपके जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है। एक इसका तो हमेशा ध्यान रखना है कि ट्यूबुलिन का क्वेश्चन तो आता ही है कि ट्यूबुलिन का फॉर्मेशन कहाँ होगा। एक सेकंड, ट्यूबुलिन की बात करें तो ट्यूबुलिन होगा आपका G2 के अंदर। ठीक है, तो ये आपको सारा ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम के अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो G1, S, G2, N, तो ये करेक्ट बैठ रहा है आपके ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा आपके इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन कई बार पूछ लेते हैं बार बार, तो उसके अकॉर्डिंग इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द स्टेटमेंट आपके ओमनी सेलुलर सेलुलर विच मीन्स ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक स्टेटमेंट किसने दिया था। ठीक है, तो जैसे आपके सेल्डन और सवान थे, उन्होंने आपके सेल थ्योरी दी थी, लेकिन जो फाइनल जो जिसने एकदम स्टेटमेंट दिया था आपके सेल का कि नई सेल का निर्माण है, वो पुराने वाले सेल से ही हो रहा है। ठीक है, जिसने क्या किया था आपके सेल्डन स्वान के जो कॉन्सेप्ट था उसको मॉडिफाई किया और उसके बाद बनी सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या बोल रही है, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग यही था कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कंपोजिशन है वो क्या है, सेल है। और सेल का फॉर्मेशन हो रहा है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो ये बात दी थी आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल वाली रिडोल्फ विर्चोव ने। ठीक है, रिडोल्फ विर्चोव ने क्या दिया था आपके सेल थ्योरी कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं ओमनी सेलुला सेलुला। तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये यहाँ से क्या है इंपॉर्टेंट है। और इसको एक चीज और ध्यान रखो, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लीनिएज भी इसी को बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता था एग्जाम में कि लॉ ऑफ लीनिएज किसको बोलते हैं, तो यही है प्री एग्जिस्टिंग सेल वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, रिडोल्फ विर्चोव। सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, द यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डेवलप्ड बाय। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपके अलग अलग मॉडल है। देखो एक तो आता है आपके सैंडविच मॉडल, इन सबके नाम ध्यान रखो जहाँ से क्वेश्चन बनता है। सैंडविच मॉडल दिया था आपके डेवसन और डेनेली ने।
ठीक है, इसके बाद में आता है आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो दिया था आपके रॉबर्टसन ने। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये दिया था आपके रॉबर्टसन ने। ठीक है, इसके बाद में एक आता है आपको फ्लूइड मोजेक, जो सबसे यूनिक है। फ्लूइड मोजेक मॉडल ये दिया था आपके सिंगर और निकोलसन ने। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपके जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के मॉडल अलग-अलग एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के मॉडल से लेके। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि अलग-अलग। तो सबसे जो यूनिक मॉडल है वो आपका कौन-सा है? फ्लूइड मोज़ेक वाला, जिसका क्रेडिट किसको जाता है? सिंगर निकोलसन को। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का जाता है आपके किसको? रॉबर्टसन को। सैंडविच वाला है वो आपके डेवसन और डेनिली को, ठीक है? तो यहाँ पूछा यूनिट मेम्ब्रेन, तो वो आपके रॉबर्टसन को। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा 1-2 मॉडल और हैं, ठीक है? सैंडविच वाला हो गया, यूनिट मेम्ब्रेन हो गया, फ्लूइड मोज़ेक हो गया। एक और आपके बायोमोलिकुलर लीफलेट मॉडल, ये था आपके गार्टन, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर निकोलसन ने। रेने डेवली ने कौन सा दिया? आपके सैंडविच मॉडल। और रॉबर्टसन ने दिया आपके यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो ये आपको ध्यान रखना है। 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का मतलब क्या था कि उसके अकॉर्डिंग ये था, रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग, कि जितनी भी आपकी सेल्युलर और जो ऑर्गेनरी मेम्ब्रेन है, सेल्युलर और ऑर्गेनली मेम्ब्रेन दोनों की दोनों स्ट्रक्चर में और फंक्शन में क्या होगी? सारी सारी सेम होगी। तो ये बात बताई थी किसने? आपके रॉबर्टसन ने। इसके बाद में एक था आपके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है? जिसके अंदर जो सबसे कॉमन, जो लेटेस्ट भी है और जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है, तो वो था आपके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और एक था आपके सैंडविच वाला। सैंडविच वाले के अकॉर्डिंग आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस थी वो कितनी थी आपके? सैंडविच वाला कहाँ गया? ये गया। इसके अकॉर्डिंग जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन थी उसकी थिकनेस होती है 75 एंगस्ट्रॉम, ये आपको ध्यान रखनी है। और एक प्लाज़्मा मेम्ब्रेन की बेसिक कंपोज़िशन की बात करें, क्या-क्या पाया जाता है उसके अंदर? यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर आपका प्रोटीन तो होता है 52% और लिपिड पाया जाता है आपके 40%। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। सो 27 का राइट आंसर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हिच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है? एंडो मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एंडो मेम्ब्रेन का मतलब ये है, कुछ सेल ऑर्गेनली है, उनका क्या है? आपस में वो कंसिडर एक साथ है, क्योंकि उनका फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड है। अगर फंक्शन कोऑर्डिनेट है, मतलब जैसे आपका गोल्गी बॉडी है, फिर राइबोसोम है, ऐसे सॉरी ईआर है, उनके फंक्शन के आप सारे के सारे आपस में कोऑर्डिनेटेड है। तो एंडो मेम्ब्रेन के अंदर जो आपके अलग-अलग ऑर्गेनली आते हैं, एक तो आता है आपका गोल्गी बॉडी, इसका ध्यान रखो। एक आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आता है आपके लाइसोसोम, चारों के नाम ध्यान रखो, एक आता है आपके वैक्यूल्स, ठीक है? तो एंडो मेम्ब्रेन के अंदर आपकी गोल्गी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, मतलब इन चारों ऑर्गेनली के जो फंक्शन है आपस में कोऑर्डिनेटेड है। तो यहाँ पे देखो ईआर है, लाइसोसोम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये सारे के सारे पार्ट है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया आपके एंडो मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 29 आपके कि डिप्टियोसोम और लाइपोकॉन्ड्रिया। तो देखो डिप्टियोसोम और जो लाइपोकॉन्ड्रिया किसके नाम है? ये आपके नाम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, ठीक है? डिप्टियोसोम क्या होता है? जो प्लांट की गोल्गी बॉडी है वो है, प्लांट गोल्गी बॉडी को क्या बोलेंगे? डिप्टियोसोम। और लाइपोकॉन्ड्रिया मतलब जिसके अंदर लिपिड सबसे ज्यादा है, ठीक है? सो ये आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे क्या होगा? डिप्टियोसोम और लाइपोकॉन्ड्रिया किसके नाम है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपके 30 है, लास्ट क्वेश्चन आज का। लाइसोसोम कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स आर कॉल्ड। देखो लाइसोसोम को अपन क्या पढ़ते हैं कि लाइसोसोम होता है पॉलीमॉर्फिक, ये बात अपन पढ़ते हैं। पॉलीमॉर्फिक दैट मीन्स उसके जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है वो अलग अलग है, अलग अलग स्टेज पाई जाती है। जैसे एक तो था आपके प्राइमरी लाइसोसोम, एक होता है आपके सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है, जिसको अपन हेटेरोफेगोसोम भी बोलते हैं। एक होता है आपके रेजिडुअल बॉडीज, इसकी अलग अलग फिजियोलॉजिकल स्टेज है। तो एक होता है आपके ऑटोफेगोसोम, ठीक है। तो प्राइमरी के अंदर तो क्या है, जो आपके हाइड्रोलेज एंजाइम है वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर होंगे। इनएक्टिव हाइड्रोलेज एंजाइम किसमें पाए जाएंगे? आपके प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी की बात करें, जो आपके ये बनेंगे आपके जो प्राइमरी लाइसोसोम है उसके फ्यूजन से, ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम और जो फेगोसोम है उनके फ्यूजन से बनेंगे क्या? आपके सेकेंडरी। प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फेगोसोम के फ्यूजन से बनेंगे आपके सेकेंडरी, ठीक है। दूसरी चीज, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है जिस लाइसोसोम के पास में,
ठीक है? जिस लाइसोसोम के पास में आपके अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, ठीक है? जिसको एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है, वो लाइसोसोम कहलाता है आपकी रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल का मतलब क्या हुआ, बचा-खुचा? सो यहाँ पे बोल रहा है कि लाइसोसोम कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स आर कॉल्ड रेजिडुअल बॉडी। उसके बाद में आता है आपका जो डाइजेशन के लिए है, ठीक, वो आपके ऑटोफेगोसोम। तो 4 आपके अलग-अलग स्टेज, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेजिडुअल बॉडी और ऑटोफेगोसोम। सो यहाँ पे बोल रहा है कि जो लाइसोसोम कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स है, वो किसके पास स्टोर होगा, आपके रेजिडुअल बॉडी लाइसोसोम के पास, और इसको एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर एक्सपेल किया जाएगा। सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। यहाँ से काफ़ी सारे अपन ने कॉन्सेप्ट रिवाइज किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं, ठीक है? सो यहाँ से आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगी। और जैसे कल की क्लास होगी तो उसके अंदर जैसे सेल बायो की जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम के अंदर बार-बार चीज़ें राइज होती है, ठीक है? ताकि थ्योरी के साथ-साथ थोड़ी जो स्टेटमेंट है जो मेन-मेन, उनको भी अपन साथ में डिस्कस करते चलें, ठीक है? ताकि एग्जाम के लिए थोड़ा और बेनिफिशियल रहे। और एक चीज़ और ऐड कर लो, जैसे सेल बायो के अंदर एक तो है आपके डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो बेसिक एक तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये ध्यान रखना है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। सिंगल की बात करें, सिंगल मेम्ब्रेन की, लाइसोसोम, गोल्जी और ईआर। नॉन मेम्ब्रेन की बात करें तो राइबोसोम और सेंट्रियोल। तो ये ऑर्गेनेली आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है कि किसका कौन सा फीचर है, डबल मेम्ब्रेन कौन सी है, सिंगल कौन सी है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? बाकी जैसे-जैसे अपनी क्लास होती जाएगी, वहाँ पे अपन वैसे-वैसे सारी चीज़ें डिस्कस करते जाएँगे। और कल की जैसे जो क्लास होगी, फिर लास्ट के अंदर सेल बायो के क्वेश्चंस करने के बाद में इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, कम से कम जो अपने मैंने कॉपी में लिख रखी है, कम से कम 50-60 लाइन है, जहाँ से बार-बार क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको भी अपन रिवीजन कर लेंगे। जैसे ये वाले क्वेश्चंस होंगे, इनकी भी आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। दूसरी बात, मैंने पहले आपको एनिमल टैक्सोनॉमी की पीडीएफ शेयर कर दी थी, ठीक है? जो 200 क्वेश्चंस थे। और अब इकोलॉजी की शेयर कर दूँगा। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको जैसे ही मैं बोलता हूँ कि मैं आपको पीडीएफ दूँगा, अब उनको चाहिए होती है तुरंत। देखो, क्वेश्चन बनाता हूँ, पीडीएफ की फॉर्मेटिंग होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब उनको क्या लगता है कि अगर मैं पीडीएफ शेयर करूँगा तो बच्चे वीडियो नहीं देखेंगे। सो पहली बात तो ये है कि मेरे माइंड में ऐसा कभी है नहीं कि वीडियो देखें, उनको फोर्स करें, ऐसा कुछ नहीं है। कि जिन बच्चों को वीडियो देखना होता है वो देखेंगे, चाहे पीडीएफ शेयर करूँ या नहीं करूँ। जिनको सिर्फ ओनली पर्पज़, वो ग्रुप के अंदर जुड़े रहते हैं ओनली फॉर पीडीएफ पर्पज़ के हिसाब से, जैसे पीडीएफ मिली, अपना काम हुआ, वहाँ से फिर रफू चक्कर होना। तो मेरा बेसिकली वो पर्पज़ है नहीं। मैंने एनिमल टैक्सोनॉमी की मैंने पीडीएफ शेयर कर दी। इकोलॉजी की आज शाम तक मैं उसको शेयर कर दूँगा। सो मेरे माइंड में ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं है कि मैं पीडीएफ इसलिए शेयर नहीं कर रहा, टाइम लगता है। इससे पहले मैंने 500 एमसीक्यू की जूलॉजी की पीडीएफ बिल्कुल बनते ही सारी की सारी मैंने विद आंसर्स आपको शेयर की थी। तो मेरे माइंड में ऐसा नहीं है कि भई पीडीएफ शेयर कर दूँगा तो वीडियो नहीं देखेंगे। कि जिन बच्चों को वीडियो देखना है वो देखेंगे। क्योंकि एक तो आपको पीडीएफ से पढ़ना और वीडियो देख के पढ़ना दोनों अलग चीज़ है। पीडीएफ तो सबके पास है, किताबें सबके पास है, लेकिन जो चीज़ें वीडियो के अंदर आपको, अगर आप बुक के अंदर 10 लाइन पढ़ रहे हो, तो हो सकता है वीडियो के अंदर आपको 15 सीखने को मिले। क्योंकि हो सकता है कुछ बातें जो मुझे थोड़ी बहुत पता हो, वो मैं और एक्स्ट्रा ऐड करूँ, ताकि जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। सो ऐसे भाग-दौड़ वाली चीज़ों को मत किया करो कि पीडीएफ मिले, वो मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है? कुछ बच्चों के मैसेज कमेंट ही पटपटे होते हैं, वो टाइम पास के अकॉर्डिंग आते हैं, तो थोड़ा-सा कॉमन सेंस यूज़ किया करो, ठीक है? तो मैं भी स सारी चीज़ें समझता हूँ कि जब टाइम पास के लिए कमेंट करके जाते हो कि सर आवाज़ बिल्कुल मेरे समझ नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। 2000 प्लस बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उन सबके समझ में आ रही है। ये 1-2 बच्चों की पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती। सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, जबकि उनको खुद कमेंट लिखना तक नहीं आता। तो मैं उनको लिखता भी हूँ कि सबसे पहले अपनी राइटिंग सुधारो, अपने ग्रामर को सही करो, उसके बाद में मुझे थोड़ा सजेशन देना। तो ये चीज़ें क्या है, आप जिस लेवल पे हो वहाँ पे चीज़ें सही है नहीं। पढ़ाई पे ध्यान दो, 1 महीना बचा है एग्ज़ाम का, उसके लिए बेनिफिशियल है। और भी कोई चीज़ें को डाउट हो तो मुझे या तो जॉन ऑफ लाइफ साइंस अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे डीएम कर देना। और जो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं है, वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8386125535, ठीक है? अब लास्ट टाइम बचा आपके एग्ज़ाम का, तो उसके अकॉर्डिंग वीडियो सेशन है, इनको कंटिन्यू देखते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहो, और जो इम्पोर्टेंट आपका थ्योरी वाला पोर्शन है, उसको रिवाइज़ करते रहो। तो टोटल आपके पास पूरा-पूरा 1 महीना बचा है। जितना जल्दी रिवीज़न हो सकता है, उतना जल्दी रिवीज़न करो, प्लस इन वीडियो सेशन को देखो, क्योंकि मैंने 30-40 मिनट की अपनी मैक्सिमम क्लास होती है, उसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस थ्योरी रिवीजन होता है। तो आपको ऐसा तो है नहीं कि भाई 30-40 मिनट की क्लास आप जो चीज़ें आपको आ रही है वीडियो को 1.5x पे करो, तब देख लो, जल्दी-जल्दी देख लो। ऐसा तो है नहीं कि पूरी बातें आपको सुननी ही। सो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहो, बाकी कल की क्लास में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।